चलो जी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का चैप्टर हमने स्टार्ट किया था कल। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का चैप्टर स्टार्ट किया था, जल्दी से एक रिवीजन ले लेते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या चीजें थी, बुक याद है आपको कौन सी बुक थी? पार्ट बी बुक। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्लास +1 में भी था, क्लास +2 में भी है। चलो भाई, बस भाई शुरू हो चुकी है क्लास। +1 क्लास में फाइनेंशियल स्टेटमेंट के दो एलिमेंट थे, याद है? बैलेंस शीट और P&L अकाउंट। यार एक लबू दे, वायर दे यार। +1 में दो एलिमेंट्स थे, बैलेंस शीट और P&L अकाउंट। +2 में फाइनेंशियल स्टेटमेंट के 5 एलिमेंट्स हैं, बैलेंस शीट, P&L अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, चेंजेस इन इक्विटी और लास्ट एक्सप्लेनेटरी नोट्स। जल्दी से एक बार के लिए बोलो। बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ P&L, कैश फ्लो स्टेटमेंट, चेंजेस इन इक्विटी, एक्सप्लेनेटरी नोट्स। एक बार फिर से, +2 के 5 एलिमेंट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट के। किसी को सेक्शन नंबर याद है? सेक्शन 2 सबसेक्शन 40, सेक्शन 2 सबसेक्शन 40। 5 एलिमेंट्स, पहला बैलेंस शीट, दूसरा P&L, तीसरा कैश फ्लो स्टेटमेंट, चौथा चेंजेस इन इक्विटी, पांचवा एक्सप्लेनेटरी नोट्स। उसके बाद हमने देखा था फॉर्मेट। क्लास +2 में बैलेंस शीट का फॉर्मेट हॉरिजॉन्टल रहेगा कंपनी के केस में, या वर्टिकल? वर्टिकल। जितना हम पार्टनरशिप का करके आए हैं या +1 का करके आए हैं, उसमें हॉरिजॉन्टल होता था। हॉरिजॉन्टल यानी कि टी शेप। हॉरिजॉन्टल का मैंने कल आपको नाम नहीं लिखवाया था ना, एक और नाम बोलते हैं इसको हॉरिजॉन्टल वाले को, टी शेप। लिखो, टी मतलब तरुण सर, शेप SHAP, टी शेप अकाउंट। तो पेपर में क्वेश्चन आ चुके हैं ये वाला भी, कि टी शेप अकाउंट कौन सी होती है, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल? तो हॉरिजॉन्टल का नाम होता है टी शेप अकाउंट। इसको बोलते हैं टी शेप अकाउंट, नहीं टी शेप बैलेंस शीट। तो ये दो शब्द आपने याद रखने हैं, टी शेप। उसके बाद हमने बैलेंस शीट स्टार्ट कर दी थी। बैलेंस शीट का याद है शेड्यूल 3 पार्ट कौन सा था? शेड्यूल 3 पार्ट ए थोड़ी ना था, शेड्यूल 3 पार्ट 1। P&L अकाउंट का शेड्यूल 3 पार्ट 2। अब हम बैलेंस शीट शुरू करने वाले हैं। इस साल हम बैलेंस शीट शुरू करेंगे, देखते हैं कि फ्यूचर में कौन से साल में जाके खत्म होगी। तो याद रख लेना, बैलेंस शीट अब हमारी स्टार्ट हो रही है। सबसे पहले है बैलेंस शीट में इक्विटी एंड लाइबिलिटी। जैसे हमने ये वाली बैलेंस शीट देखी थी ना, बैलेंस शीट में ये देखो, ये क्या होती है? लाइबिलिटी साइड। ये हमारी होती है एसेट साइड। तो पहले हम लाइबिलिटी साइड स्टार्ट करते हैं। कंपनी के केसेस में फॉर्मेलिटीज ज्यादा होती हैं। इसका कल याद है, मैंने आपको भर भर के बहुत बार रीजन बताया था। क्या रीजन था? कि कंपनी में पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व होता है, इस वजह से गवर्नमेंट ने इनके ऊपर फॉर्मेलिटीज ज्यादा डाली। तो लाइबिलिटीज वाले को क्या लिखा जाता है? लाइबिलिटीज को लिखा जाता है इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। तो अब आपकी बैलेंस शीट स्टार्ट होने वाली है। यहां पे पहले हम लाइबिलिटी स्टार्ट करेंगे, इक्विटी एंड लाइबिलिटी। तो इक्विटी एंड लाइबिलिटी को बोला जाता है साइड, जैसे लाइबिलिटी साइड, एसेट साइड। ठीक है, बैलेंस शीट हम कैसे करते हैं? लाइबिलिटीज अमाउंट, एसेट अमाउंट। तो लाइबिलिटी साइड, एसेट साइड। तो पहले हम लाइबिलिटी साइड स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे लाइबिलिटीज को सिर्फ लाइबिलिटीज नहीं बोला जाता, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज बोला जाता है। एक बार दिखा देता हूं मैं, पहले पिछली बैलेंस शीट आप लोग भूल गए होंगे। पिछली बैलेंस शीट में ये लाइबिलिटी है ना, और ये एसेट्स है। वर्टिकल कंपनी के केस में इसको बोला जाता है लाइबिलिटी साइड, और लाइबिलिटी के साथ एक वर्ड अटैच कर दिया, इक्विटी एंड लाइबिलिटी। तो इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है साइड। इसको बोला जाता है साइड। तो अब मैं लाइबिलिटी साइड स्टार्ट करने वाला हूं। लाइबिलिटी साइड के अंदर कंपनी के बैलेंस शीट 3 स्टेप्स में चलती है। सबसे पहले आपने साइड लिख ली, इसके बाद शुरू हो रहा है असली काम। सबसे पहले होता है मेजर हेड। मेजर हेड का मतलब होता है कि लाइबिलिटी साइड सबसे पहले आप क्या शो करना चाहते हो। मेजर हेड के बाद हमें दिखाना पड़ता है सब हेड। सब हेड के बाद हमें दिखानी पड़ती है आइटम्स। जैसे मैं आपको बताता हूं, बड़े सिंपल है। आप लोग क्या करते हो, पढ़ते हो कहां पे? स्कूल में। तो स्कूल आपका एक मेजर हेड है। अब आपको समझ में आ जाएगा। सब हेड का मतलब होता है आपने स्कूल में कौन सी स्ट्रीम चूज की हुई है। किसी को पता ही नहीं है, कॉमर्स वाले बच्चे हो तुम, तो आप लोगों ने कॉमर्स ली हुई है, वो एक तरह से सब हेड हो गया। और उसके बाद कॉमर्स के अंदर अभी आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हो? अकाउंट्स। तो अकाउंट्स एक आइटम हो गई। तो हमारी बैलेंस शीट को कंपनीज एक्ट ने 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। सबसे पहले एसेट साइड, लाइबिलिटी साइड। पहले होती है लाइबिलिटी साइड, फिर होती है एसेट साइड। तो लाइबिलिटी साइड के अंदर 3 कैटेगरीज है। मेजर हेड, जशन इधर, मेजर हेड, सब हेड, आइटम्स। मेजर हेड, सब हेड, आइटम्स। मेजर हेड, सब हेड, पहला सब हेड, आइटम्स। तो मेजर हेड क्या होते हैं? ये आपके लाइबिलिटीज वाली साइड में टोटल 4 तरीके के मेजर हेड है। मैं पहले आपको उसके एक बार के लिए दर्शन करवा देता हूं। लाइबिलिटी साइड में 4 मेजर हेड रहने वाले हैं। ये देखो,
ये जो है इक्विटी एंड लायबिलिटी, इसको मैंने बोला इसको बोलते होते हैं साइड। ये है फर्स्ट मेजर हेड जो आपको ये दिख रहा है शेयर होल्डर फंड। इसके अंदर जो ये शेयर कैपिटल है ये है सब हेड। मैं आपको लिख देता हूँ, शेयर होल्डर फंड है मेजर हेड, उसके अंदर शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर, ये तीनों जो है इसको बोला जाता है सब हेड। और शेयर कैपिटल के अंदर अलग अलग आइटम्स आती हैं। रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर जैसे P&L अकाउंट आ गया, जर्नल रिजर्व हो गया, वो हो गई आइटम्स। तो आपको मेजर हेड भी याद करने हैं, सब हेड भी। इस चैप्टर में मैंने आपको कल बोला था 90% क्वेश्चंस होते हैं आइडेंटिफिकेशन वाले। पेपर में जो क्वेश्चन आता है वो यही आता है। पेपर में पता है क्या क्वेश्चन आएगा कि आप लोग ना हमें ये बताओ P&L अकाउंट, क्वेश्चन में आपको आइटम्स गिवन होंगी, क्वेश्चन में आपको आइटम्स गिवन होंगी, ठीक है। P&L ऐसी 8 आइटम्स गिवन होंगी, आधे नंबर का एक आता है। तो जैसे मैंने पहला लिखा P&L अकाउंट, ठीक है। दूसरा मैंने लिख दिया, जैसे समझ लो दूसरा मैंने लिख दिया क्रेडिटर्स, ठीक है जी। तो पेपर में आपको क्वेश्चन क्या आएगा, पेपर में क्वेश्चन आएगा डिफाइन इट्स मेजर हेड एंड सब हेड। तो आपको ये 3 कॉलम बनाने पड़ेंगे। आइटम्स का क्वेश्चन में गिवन होगा, यहां पे आप बनाओगे मेजर हेड का, यहां पे आप बनाओगे सब हेड का। तो देखो P&L अकाउंट का जो मेजर हेड होता है वो होता है शेयर होल्डर फंड, इसका जो सब हेड होता है वो होता है रिजर्व एंड सरप्लस। मतलब कि शेयर होल्डर फंड के अंदर आता है रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर आइटम आती है P&L अकाउंट। तो P&L अकाउंट एक आइटम है। किसी भी सब हेड के अंदर 5-5, 6-6, 10-10 आइटम्स हो सकती है, जबकि मेजर हेड सब हेड एक होगा। ये मैंने आपको बैलेंस शीट का एक समरी दे दी। ऐसे ही क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स का जो मेजर हेड होता है वो होता है करंट लायबिलिटीज। मेजर हेड होता है करंट लायबिलिटीज और इसका सब हेड होता है ट्रेड पेबल्स, ट्रेड पेबल्स। अभी तक आप लोगों को इस यहां तक अभी तक आप लोग अनअवेयर हो क्योंकि हमने किया नहीं। मैं आपको अभी आइटम्स या मेजर हेड सब हेड नहीं सिखा रहा, मैंने आपको एक पैटर्न सिखाया अभी बैलेंस शीट का। कंपनी के केस में बैलेंस शीट 3 पैटर्न से चलती है। सबसे पहले लायबिलिटी साइड हो गया ना, उसके अंदर जो 3 पैटर्न है, पहला मेजर हेड, दूसरा, तीसरा। पेपर में जो क्वेश्चन आता है वो आइटम्स लिखी आएंगी, 8 आइटम्स, उसका मेजर हेड या सब हेड बताएंगे। एक आइटम आधे नंबर की होती है, ठीक है जी। तो सबसे पहले अब हम स्टार्ट करने वाले हैं। फर्स्ट देखो मेजर हेड क्या है हमारे पास, फर्स्ट मेजर हेड है शेयर होल्डर फंड। फर्स्ट जो मेजर हेड है, तो मैंने देखो आप लोगों को येलो बोल्ड किया हुआ है, हाईलाइट किया हुआ है। तो पहले इसको लिखो मेजर हेड। क्या है ये मेजर हेड। अब फर्स्ट जो सब हेड है, पहले मेजर हेड के अंदर 3 सब हेड है, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट द शेयर वारंट। तो पहले हम फर्स्ट सब हेड करेंगे, फिर उसकी जो आइटम्स है वो, फिर सेकंड हेड, सेकंड सब हेड, फिर उसकी आइटम्स। तो फर्स्ट मेजर हेड हो गया शेयर होल्डर फंड। अब इसके अंदर फर्स्ट सब हेड है शेयर कैपिटल, तो लिखो शेयर कैपिटल। और उसके सामने देखो पिंक हाईलाइट किया हुआ है सब हेड। क्या सर हमें भी लिखना है मेजर हेड सब हेड? बिल्कुल लिखना है, लिख लिया था ये मेजर हेड और सब हेड साथ में। अब अभी अगर आप स्क्रीन के ऊपर देखोगे ना, अभी आप स्क्रीन पे देखोगे पूरी की पूरी बैलेंस शीट का पैटर्न दिया हुआ है। सबसे पहले इक्विटी एंड लायबिलिटी को क्या लिखा हुआ है, ये साइड है, एसेट साइड, लायबिलिटी साइड। इसका ज्यादा रोल नहीं है, इसका पेपर में कभी क्वेश्चन नहीं आता अभी साइड्स बताओ, लायबिलिटी साइड, एसेट साइड, ये नहीं आएगा। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर देखो तीनों चीजें अब शो हो रही हैं। मेजर हेड क्या है, शेयर होल्डर फंड। सब हेड क्या है, शेयर कैपिटल। आइटम क्या है उसकी, शेयर कैपिटल के अंदर आइटम्स होते हैं, ऑथराइज शेयर कैपिटल। अभी मैं आपको इसका मीनिंग सिखाने वाला हूं, अब ध्यान से देख लेना। क्लास +1 में ना मैंने आपको एक गोलगप्पे वाली वीडियो दिखाई थी, याद है किसी को? किसी को याद है? बिजनेस की क्लास में दिखाई थी कुछ नहीं ना, जिसमें वो गोलगप्पे बेचते हैं और कंपनी अपनी वो करते हैं, वाटर बॉल्स वाला। डिंपल को याद है? डिंपल बिजनेस की क्लास में दिखाई थी वो, हाँ, जो शेयर्स बेचते थे। दिखाएंगे अगला जो चैप्टर शुरू होगा ना शेयर कैपिटल का, वहां पे वो वीडियो दिखाऊंगा। यहाँ पे अभी उसका ज्यादा रोल नहीं है, ठीक है, क्रक्स में समझा रहा हूँ। अभी एक कंपनी है, एक ये कंपनी है जी, यहाँ पे पब्लिक है, ठीक है, ये बहुत सारी पब्लिक है जी भीड़ में। कंपनी को क्या चाहिए, कंपनी को पैसा चाहिए, ठीक है। कंपनी ने जितना अपना पैसा लगाना था लगा दिया, उसको पब्लिक से और पैसा चाहिए। तो कंपनी ने ना
अपने पूरे मालिकाना हक को किसी शेयर्स में डिवाइड कर दिया एक यूनिट में, और उसे एक यूनिट का प्राइस रख दिया 10 रुपीज। मतलब कंपनी को समझ लो 1 करोड़ रुपया चाहिए। ध्यान से अब देख लेना, मैं आपको यहाँ पे फिगर ले रहा हूं। 1 करोड़, 1 करोड़ कितने लैक्स होते हैं? 100 लाख रुपए, है ना। कंपनी को अपने प्रोडक्ट बनाने के लिए 1 करोड़ रुपया चाहिए, लेकिन कंपनी के पास 1 करोड़ है नहीं। वो कह रहे हैं क्यों ना पब्लिक से इकट्ठा करें। अब कोई पब्लिक कहती है मैं तो सिर्फ 10,000 देना चाहता हूँ, कोई कह रहा है मैं 20,000 देना चाहता हूँ, कोई कह रहा है मुझसे 50 लाख ले लो। तो इन्होंने क्या किया, अपनी पूरी की पूरी ये 1 करोड़ इनको कैपिटल चाहिए, इन्होंने अपनी पूरी कैपिटल को ना एक छोटे से हिस्से में बांट दिया। कहने का मतलब है, अब जैसे हम कुरकुरे का एक पैकेट लेते हैं 10 रुपए का, 20 रुपए का, क्या कुरकुरे की कंपनी जो है वो आपके लिए स्पेशल एक पैकेट बनाती है? बल्क में बनाती है, उसको एक पैकेट में डिवाइड कर देते हैं 10 रुपए वाले में। तो ऐसे ही ये कंपनी की कैपिटल है, इन्होंने अपनी सारी कैपिटल को 10 रुपए के हिसाब से बांट दिया। तो बताओ टोटल कुरकुरे के कितने पैकेट बनेंगे? अगर 1 करोड़ रुपया, 1 करोड़ रुपए के कुरकुरे लेने हैं, एक पैकेट 10 रुपए का है, तो कितने पैकेट लोगे? 10 लाख। तो 10 लाख को अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे 1 करोड़ आ जाएगा। आएगा वैसे 10 करोड़ को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 लाख को 10 से मल्टीप्लाई करोगे 100 लाख, यानी 1 करोड़ आ जाएगा। तो एक यूनिट का प्राइस आप ऐसे सोचो, एक कुरकुरे एक चिप्स का पैकेट है 10 रुपए का, अगर मैं इसके 10 लाख पैकेट बना दूं 10 लाख यूनिट्स, तो देखो 10 लाख मल्टीप्लाई बाय 10, 100 लाख, यानी कि 1 करोड़ रुपया बन गया। ठीक है जी। अब कंपनी ने क्या अनाउंसमेंट निकाली? कंपनी ने अनाउंसमेंट निकाली, सुनो सुनो सुनो, हम कंपनी के शेयर्स बेचना चाह रहे हैं, जिसने खरीदना है खरीद लो। 10 रुपए का शेयर है, लेकिन हम एक शेयर, हमारी कंपनी बहुत बढ़िया है, हम एक शेयर 25 रुपए का बेचेंगे, हम एक शेयर 15 रुपए का बेचेंगे, एक शेयर हम 12 रुपए का बेचेंगे। तो ऐसा कंपनी कर सकती है, लेकिन अभी मैं ले रहा हूं कि कंपनी अपने शेयर्स को बेच रही है कि ले लो शेयर्स, ले लो 10 रुपए का एक शेयर ले लो। किसी ने 10 शेयर खरीदे, किसी ने 50 खरीदे, जिसकी जितनी हैसियत उसने उतने शेयर्स खरीद लिए। अब सोच के देखो, मिस्टर ए है, मिस्टर ए ने 3 लाख शेयर्स खरीदे, बताओ उसने कंपनी को कितना पैसा दिया होगा? 30 लाख रुपए। ठीक है जी, मतलब समझ में आ रहा है। मिस्टर बी है, उसने कंपनी में 6 लाख शेयर्स खरीदे, बी के पास मैंने कितने शेयर्स बोले थे? 6 लाख शेयर्स। 6 लाख शेयर्स है तो कितने रुपीस लगेंगे? 60 लाख। कंपनी के पास 90 लाख रुपए आ गया। और एक और था सी, उसने 1 लाख शेयर्स खरीद लिए, तो 10 लाख कंपनी के पास पूरा आ गया 1 करोड़ रुपया। ये रुपीस है। टोटल शेयर्स कितने और टोटल रुपीस कितने हैं? 10 शेयर्स है, 10 लाख शेयर्स है, 10 लाख शेयर्स है, 10 रुपए का एक है, तो टोटल वैल्यू हो गई 1 करोड़ रुपए। यहां तक पैटर्न समझ आ गया? तो कंपनी अपने शेयर्स को ऐसे बेचती है। सर हम मिनिमम कितने शेयर्स खरीद सकते हैं? कंपनी एक लिमिट रख लेती है कि कम से कम 8-10 हजार के तो खरीदो। वैसे तो देखो, जब कंपनी पहली बार शेयर्स निकालती है तो कंपनी एक लोट रख लेती है। लोट का मतलब है कम से कम 15-20 शेयर खरीदने पड़ेंगे, 60-70। अब जैसे मैंने अडानी के शेयर्स खरीदे थे, उन्होंने पहली बार शेयर्स निकाले थे, तो उन्होंने लोट निकाला था 14-15 हजार रुपए का, जिसमें 65 शेयर थे, 65। तो डिवाइड कर लेना, वो रेट आ जाएगा। तो मतलब मैंने 14,000 के शेयर्स खरीदे थे अडानी कंपनी के, उन्होंने लोट रख दिया था कि कम से कम 65 शेयर खरीदने पड़ेंगे। ठीक है जी। लेकिन इसके बाद जो आपकी ऐप होती है, मोबाइल ऐप, ग्रो हो गया, जीरोधा, अपस्टॉक्स, या मार्केट में हम कहते हैं ना ऑनलाइन मार्केट में शेयर खरीदते बेचते हैं, तब आप चाहे 1 शेयर ले लो चाहे 10 शेयर ले लो, मतलब आपकी मर्जी होती है पब्लिक की, जितने उसको शेयर चाहिए, जितना उसका बजट होता है। उससे कंपनी को तो पैसा मिल गया, कंपनी अपने प्रोडक्ट में लगाएगी, काम करना शुरू कर देगी। शेयर मार्केट का थोड़ा सा पॉइंट समझ आ गया? पब्लिक से हम कैसे पैसा इकट्ठा करते हैं। पूरा शेयर कैपिटल का अगला चैप्टर है, पूरी डिटेल में आपको कराऊंगा। उसमें मेरे पास 1-2 वीडियोस है अच्छी अच्छी, वो आपको दिखाऊंगा। इस चैप्टर में नहीं, अगले चैप्टर की वो वीडियोस है शेयर कैपिटल की। अब यहाँ पे क्या था, ए ने पूरे पैसे दे दिए 30 लाख, ठीक है, बी ने पूरे पैसे दे दिए 60 लाख। कंपनी कह रही है हमें अभी तक 9 लाख शेयर बेच चुके हैं, 90 लाख रुपए आ चुके हैं, अभी हम 10 लाख ना
10 लाख रुपए हो रही है, नहीं 1 लाख अभी आप शेयर बेचना नहीं चाहते, अभी हमें जरूरत नहीं है, थोड़े दिनों के बाद बेचेंगे। तो अभी कंपनी ने 10 लाख में से कितने लाख शेयर बेचे हैं? 9 लाख। 9 लाख के 90 लाख रुपए मिल गई। लेकिन इसमें से भी क्या हुआ, मिस्टर बी जो था ना, 10 रुपए का एक शेयर है ना, चलो इसको 60 लाख बना लेते हैं। एक और बनाते हैं, सी कंपनी ने ना, और अभी कंपनी के पास देखना और कितने शेयर पेंडिंग है, 1 लाख। 3 लाख बेचे ए को, 6 लाख बेचे बी को। कंपनी अभी ना 40,000 शेयर बेच रही है, सिर्फ 1 लाख पड़े है ना, 40,000 शेयर बेच रही है। कितना पैसा आना चाहिए? किसको समझ आ गया? 4 लाख। 40,000 कुरकुरे के पैकेट हैं, चिप्स के पैकेट हैं, 10 रुपए का एक है, तो मल्टीप्लाई कर लो। लेकिन ये वाले बंदे ने ना अभी 40,000 इंटू 8 रुपीज दिए हैं, कहता अभी 2 रुपए है नहीं, तो इसने कितने पैसे दिए होंगे? 3,20,000। थैंक यू। तो कंपनी के पास टोटल, कंपनी ने टोटल कितने शेयर्स बेचे हैं? 9,40,000। 3 लाख बेचे ए को, बी को कितने बेचे हैं? बी को कितने बेचे हैं? शेयर्स है यार, शेयर्स 6 लाख। सी को कितने बेचे हैं? 40,000। टोटल कंपनी ने कितने बेचे हैं? 9,40,000। तो कंपनी के पास पैसा तो 94 लाख आना चाहिए ना, आया कितने? टोटल कितना हो गया? 60 और 90, 80,000 घटते यार, 93,20,000। देखना पहले ये कैलकुलेशन समझ में आई है, क्योंकि अगर ये कैलकुलेशन समझ आई है, इसके बाद ही मैं आपको बैलेंस शीट की अगला पॉइंट समझा सकता हूं। कंपनी ने अभी कितने शेयर्स बेचे हैं? 94 लाख, सॉरी 9,40,000। आ रहे समझिए? हैवी हो रहा है, हैवी हो रहा है। क्या हैवी हो रहा है? सी पॉइंट में कंपनी ने सी को बेचे 40,000 शेयर। एक शेयर कुरकुरे का पैकेट कितने का है? समझ लो वो भी उधार पे ले गया, तो उसको 4 लाख रुपए देने थे ना। वो कह रहा है अभी 10 रुपए नहीं है मेरे पास, अभी मेरे पास 8 रुपए के बदले में आप ले लो, 2 रुपए के बदले में मैं बाद में दे दूंगा। तो उसने 10 रुपए की जगह कितने पैसे दिए? 8 रुपए। 40,000 चिप्स के पैकेट लेके गया, 8 रुपए के पैसे हिसाब से पैसे दे गया, 3,20,000। तो अभी किसने पैसे और देने हैं? सी ने। किसको मिलने हैं? कंपनी को। अभी तक फिर टोटल पैसा कितना मिल चुका है? ए से मिल चुका है 30 लाख, बी से मिल चुका है 60 लाख 90, सी से मिला भी 3,20,000। टोटल कंपनी को कितना पैसा मिल गया? 93,20,000। देखा जाए 80,000 पेंडिंग है, क्योंकि सी के शेयर कितने थे? 40,000। 2 रुपए उसने नहीं दिए तो 80,000। क्या आपको ये 80,000 की कहानी समझ आ गई? अभी कंपनी और कितने शेयर्स बेच सकती है? शेयर्स बोलो। 60,000 शेयर बेच सकती है। कंपनी के पास टोटल हमने कितने शेयर थे? 10 लाख। 9,40,000 शेयर सेल कर दिए। तो कंपनी के गोडाउन में, कंपनी के बॉक्स में भी कितने पड़े हैं? 60,000। क्या आपको ये कहानी समझ आ गई है? उसके बाद ही मैं अगला टॉपिक समझा सकता हूं। जो कंपनी में 10 लाख शेयर थे ना, 10 लाख शेयर तो टोटल थे ना मैक्सिमम, इसको बोला जाता है ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। क्या बोला जाता है? ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल का पेपर में बहुत बार क्वेश्चन आया है कि ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल का मीनिंग क्या होता है। इसका मतलब होता है, प्रिया हाथ नीचे करो, इसका मतलब होता है मैक्सिमम शेयर्स विच कंपनी कैन सेल। बस यहाँ पे सेल नहीं बोला जाता, इश्यू बोला जाता है। मैंने अभी चिप्स या कुरकुरे के शेयर्स बेच रहा हूं ना, बेचने की इंग्लिश होती है सेल, सेलिंग करना। वो कहते हैं कोई प्रोडक्ट थोड़ी बेच रहे हैं, शेयर्स बेच रहे हैं ना, तो थोड़ा अच्छा बोलो, तो इश्यू करना बोल दिया जाता है। तो ऑथराइज्ड, इसको बोला जाता है ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। ये आपके घर के दादाजी हैं सबसे बड़ा, इनसे बड़े और कोई नहीं है। दादाजी से निचली पीढ़ी क्या होती है? पापा जी, यानी कि पिताजी। तो 10 लाख में से आप लोगों ने कितने शेयर्स बेचे थे अभी अभी? प्रिया आप नहीं बोल रहे, आपको नहीं समझ आ रहा? फिर बोल लो साथ साथ। कंपनी के पास टोटल कितने शेयर्स थे? 10 लाख। कंपनी ने 10 लाख में से कितने बेचे? क्या ऐसा केस हो सकता है कि 10 लाख कंपनी के पास शेयर है, उसने 11 लाख बेच दिए हो? जितने प्रोडक्ट है मैक्सिमम वही है ना, तो ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल को बोलते हैं मैक्सिमम शेयर कैपिटल। तो ये घर के दादाजी हैं, इनसे बड़े कोई नहीं है। सर हमारे घर तो परदादाजी भी हैं, मैं अभी टर्म्स और कंडीशन में मान के चल रहा हूं दादाजी तक। कंपनी ने कितने शेयर्स बेचे थे बताना? 9,40,000 शेयर्स। इसको बेटा बोला जाता है इश्यूड, इसको बोला जाता है इश्यूड शेयर कैपिटल। क्या बोला जाता है? इश्यूड शेयर कैपिटल। ये हमारे घर के पिताजी हैं, दादाजी से थोड़े से छोटे। उनसे नीचे क्या होती हैं? औलादे। एक होती है नलायक औलाद, एक होती है लायक औलाद। ऑब्वियस है, नहीं गुरगिरत? मैं सिर्फ मीनिंग पूछ रहा हूं। 2 तरह की होती हैं औलादें, एक लायक, दूसरी नलायक।
अब यहां से यहां पे औलादें जो निकल के आई, एक औलाद निकल के आई ए, एक औलाद निकल के आई बी। ए और ए ने कितने शेयर्स खरीदे थे? आप सो रहे हो? ए ने 3 लाख शेयर्स खरीदे थे, बी ने कितने? ए ने पूरे पैसे दे दिए थे 30 लाख, बी ने पूरे दे दिए थे। तो इसको बोला जाता है, ए और बी ने जो शेयर्स खरीदे हैं ना सर, जैसे सेलिंग को हम सेलिंग नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? ऐसे ही खरीदने को खरीदना नहीं बोलते। आप लोग नेटफ्लिक्स की, अमेज़न की क्या परचेज करते हो? तो सब्सक्रिप्शन परचेज करते हो तो उसको एक बोलते हैं ना, वो फर्स्ट टेंस, पास्ट टेंस क्या बोलते हैं, फर्स्ट वर्ब जो भी है, तो उसको बोल दिया जाता है सब्सक्राइब्ड, है ना। यू हैव पास्ट टेंस, यू हैव सब्सक्राइब्ड द अमेज़न या व्हाटएवर, तो इसको बोला जाता है सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। सब्सक्राइब्ड का मतलब होता है बोट, बाय, खरीदना, परचेज्ड। तो ये ए और बी आपको क्या लग रहा है, ये लायक बेटे होंगे कि नलायक बेटे होंगे? ये आप लोग बोल रहे हो तो मैं लिख रहा हूं, ये लायक बेटे हैं, ठीक है, लायक औलाद। लेकिन जो एक सी थी, सी ने कितने शेयर्स खरीदे थे वैसे? 40,000। सी ने 40,000। उसके पैसे बनते कितने थे? 10 बनते कितने? 4 लाख। उसने पे कितने किए? 3,20,000, मतलब 8 रुपए के हिसाब से। कंपनी ने इसको फोन करके बोला भाई पैसे दे जा, पैसे दे जा, लेकिन ये औलाद कौन सी थी? तो क्या नलायक औलाद पैसे देगी? तो इसको भी बोला जाता है सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल, ठीक है, इसको भी सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। तो सर मतलब ऊपर वाली लायक औलाद को फुल्ली पेड अप बोल देंगे, बात तो सही है। जिसने फुली पैसे दे दिए उसको फुली पेड अप बोल दो, जिसने पैसे पूरे नहीं दिए उसको नॉट फुली पेड अप बोल दो। तो ये आपकी शेयर कैपिटल का स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है। अब एक बार क्विक, एक बार टाइम देखने दो, रिकॉर्डिंग क्या है 22 मिनट पे, मेरे को ना ये याद करवाना है, इसकी क्लिप बनानी पड़ेगी 22 मिनट पे, ठीक है। पहले मैं एक बार हेडिंग डाल दूं, शेयर कैपिटल, ठीक है जी। एक मिनट, सिर्फ 1 मिनट रुक जाओ, वो मैं बताता हूँ, चलो वो भी लिख देते हैं। मनन कह रहा है जो बाकी का 80,000 वो कॉल्स इन एरियर है, लेकिन बाकी का एक 60,000 भी तो है ना, जो 60,000 शेयर्स पड़े हैं उसको क्या बोला जाएगा? अनसब्सक्राइब, मतलब वो अभी हमने नहीं बेची। चलो वीडियो बनेगी 22-32। अब देखो जी, शेयर कैपिटल का मैं आपको एक पैटर्न समझा रहा हूं बड़े ही एक इंटरेस्टिंग वे में। शेयर कैपिटल हमेशा 4 तरीकों से बोली जाती है, जनरली 3। एक होती है ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, एक होती है इश्यूड शेयर कैपिटल, एक होती है सब्सक्राइब्ड। सब्सक्राइब्ड के 2 पार्ट, एक फुली पेड अप, एक नॉट फुली पेड अप। ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल होती है मैक्सिमम शेयर कैपिटल विच कंपनी कैन इश्यू, जो वो घर के दादाजी होते हैं, फॉर एग्जाम्पल 10 लाख शेयर्स। फिर उसके बाद कंपनी ने शेयर्स बेच दिए, बेचने को बोला जाता है इशू। कंपनी ने टोटल 9,40,000 शेयर बेचे 10 लाख में से, उसको बोला जाता है पिताजी। पिताजी के 2 बेटे, एक लायक एक नलायक। जो लोग खरीदेंगे, जैसे यहाँ पे ए और बी ने शेयर्स खरीदे, ए ने 3 लाख, बी ने 6 लाख, उन्होंने पूरे पैसे दे दिए, मतलब वो लायक औलाद है, मतलब कि सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। एक है सी, मतलब वो उसने, हमने पैसे मांगने थे 40,000, उसने शेयर लिए, 40,000 के बदले में 4 लाख रुपए देता, 10 रुपए का एक है, लेकिन उसने दिए 3,20,000, यानी कि 8 रुपए के हिसाब से दिए, तो उसने बाकी पैसे नहीं दिए। इसको बोला जाता है सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप। ये हो गई नलायक औलाद, ठीक है। पिता पहले कौन होता है? दादाजी। दादाजी को मतलब बोला जाता है ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। फिर होता है पिताजी, मतलब कि इश्यूड शेयर कैपिटल। पिताजी की 2 औलादें, एक लायक एक नलायक। लायक औलाद कौन कौन है? ए और बी, जिन्होंने अपने पूरे पैसे दे दिए, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। फिर पिताजी की नलायक औलाद, सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप, जिसने सारे पैसे नहीं दिए। सर बाकी जो 60,000 शेयर बच गए, इसका मतलब है वो अनसब्सक्राइब्ड है। क्या अनसब्सक्राइब्ड है बोल लो या अनइश्यूड बोल लो, कंपनी ने अभी बेचे ही नहीं। तो ये शेयर कैपिटल के न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं। मैंने आपको बोला था 10% प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर में, वो ये वाले हैं। तो इसकी हम फिगर्स लेंगे, इसको मैं आपको समझाऊंगा प्रैक्टिकल क्या है। बाकी 90% सारी आइडेंटिफिकेशन वाले क्वेश्चंस हैं। लिखो अब इसको। हाँ जी, हाँ हाँ, कभी कभी वो समझाऊंगा। कंपनी ना कभी कभी किश्तों में पैसे लेती है, कह रही है 5 रुपए अब दे दो, 5 रुपए बाद में, या 8 रुपए अभी दे दो, 2 रुपए बाद में। उसने 8 रुपए तो दे दिए, जब 2 रुपए कंपनी मंगवाने लगी ना, साढ़े कोल तो है ही नहीं, मेरे कोल तो है ही नहीं। जैसे वो नहीं होता यार दोस्तों में काउंट्री, आज समोसा तू खिला, मेरे कोल तो पैसे हैं ही नहीं, ये वो वाला सीन है। वो देखो, वो शक्ल देख रहे किसी की, ये भी यही बोलते मेरे कोल तो है ही नहीं। चलो लिखो शेयर कैपिटल में। अब शेयर कैपिटल में आप लोग क्या लिखने लगे हो, इधर देखो। शेयर कैपिटल में ये ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, ये सब हमारी चीजें क्या है, इसको क्या लिखूं? मेजर हेड, सब हेड के आइटम्स।
ये आइटम्स है। शेयर होल्डर फंड मेरा मेजर हेड था, शेयर कैपिटल मेरा सब हेड, ये मेरी आइटम्स हैं। जल्दी लिखो। पहला ऑथराइज शेयर कैपिटल दादाजी। हाँ हाँ लिखना है, बिल्कुल लिखना है, तभी मैंने लिखा है। दादाजी की अमाउंट बताओ टोटल कितनी थी? 100 लाख। जिसके परदादा जी है वो शेयर कैपिटल के सामने लिख दो, जिसके और ऊपर ज्यादा है तो इश्यूड शेयर कैपिटल में कितने पैसे थे? 94 लाख। ठीक है। सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप में 90 लाख। सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप में नलायक बेटे में कितने थे? नलायक बेटे के अमाउंट बताना। 3,20,000। ये अमाउंट भी लिख दी मैंने। चलो ऑथराइज शेयर कैपिटल, आखिरी 15 सेकंड बस। ऑथराइज शेयर कैपिटल ब्रैकेट में दादाजी और अमाउंट के सामने लिख देना 100 लाख। अमाउंट पता है किस में लिखनी है आपने? प्रीवियस ईयर वाले में मत लिखना, ये करंट ईयर वाले में लिख दो। कहीं पे भी लिख दो अमाउंट, करंट ईयर वाले में लिख दो। ये तो लिखवाइए आपको समझ याद रह जाएगा। जिसके पास करंट ईयर वाली रुपीस में जगह है वहां पे लिख दो, नहीं तो उसमें करंट लिख लिया। तो नलायक बेटे का 3,20,000। सर अनसब्सक्राइब नहीं लिखते होते? नहीं लिखते होते अनसब्सक्राइब। अमाउंट लिखनी है रणवीर, वही तो बोल रहा हूं यार। दादाजी, पिताजी, लायक बेटा, नलायक बेटा भी लिखना है। ये हो गई सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। ऑथराइज शेयर कैपिटल, इशूड शेयर कैपिटल, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। सब्सक्राइब्ड के अंदर 2 बेटे, लायक और नलायक। लास्ट 5 सेकंड बस। 1 2 3 4 5। चलो हो गया। फर्स्ट सब हेड खत्म हो गया। फर्स्ट मेजर हेड चल रहा है शेयर होल्डर फंड, याद रख लेना। ऊपर देखो फर्स्ट मेजर हेड चल रहा है शेयर होल्डर फंड, उसके अंदर फर्स्ट सब हेड था शेयर कैपिटल खत्म। सेकंड सब हेड, तो सब हेड की हेडिंग डालना ए बी के हिसाब से। देखो यहां पे मैंने ए हेडिंग डाली थी, ए सब हेड की, आगे बी सब हेड की, रिजर्व्स एंड सरप्लस ब्रैकेट में लिख दो सेकंड सब हेड। रिजर्व एंड सरप्लस सेकंड सब हेड। रिजर्व एंड सरप्लस का मतलब होता है हमारे प्रॉफिट्स या लॉसेस। रिजर्व एंड सरप्लस का मतलब आर प्रॉफिट्स लॉसेस। सेकंड सब हेड। रिजर्व एंड सरप्लस जो पिछले चैप्टर में जिसको आप एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट बोलते थे, याद है क्या क्या होते थे? जर्नल रिजर्व, पी एंड एल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस, कैपिटल रिजर्व, और क्या होते थे हमारे पास? रिजर्व फंड। कंपनी के केस में रिजर्व्स की गिनती थोड़ी सी ज्यादा है, ठीक है। पहले लिख लो, इनके मीनिंग्स मैं आपको बाद में बता दूंगा क्या है। सबसे पहला जर्नल रिजर्व, पहले भी होता था अब भी होता है, लिखते चले जाओ जर्नल रिजर्व। सेकंड है कॉपीज चेक होंगी फिर छुट्टी होगी सबकी। जर्नल रिजर्व, जर्नल रिजर्व के बाद पी एंड एल अकाउंट, क्रेडिट बैलेंस, कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व के ब्रैकेट में लिखना है लॉन्ग, मतलब जो कभी कभार होने वाला प्रॉफिट होता है उसको कैपिटल रिजर्व बोला जाता है, जैसे बिल्डिंग बेच दी। उसके बाद सर ये क्या लिखा है? सेक प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी SECURI, सिक्योरिटी। अब सिक्योरिटी प्रीमियम का नाम आने वाले 3 या 4 महीनों में सबसे ज्यादा सुना जाएगा। सिक्योरिटी प्रीमियम बहुत फेमस आइटम है। जैसे 10 वाला शेयर कंपनी ने अगर 15 में बेचा तो प्रॉफिट में बेचा ना, उसको बोला जाता है सिक्योरिटी प्रीमियम। तो ब्रैकेट में लिखा हुआ है शेयर्स सोल्ड एट हाई प्राइस। सिक्योरिटी प्रीमियम का मीनिंग लिखो, शेयर्स सोल्ड एट हाई प्राइस। अगर आप जितना महंगा बेचोगे उस महंगे वाले फैक्टर को बोला जाता है सिक्योरिटी प्रीमियम। 1 2 3 4 ये फोर फ्यूचर की बात होता है ना? नहीं। उसके बाद है कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। ये सारी आइटम्स चल रही हैं, तो आइटम्स के साथ देखो मैंने डॉट डाला हुआ है, तो आप लोगों ने भी साथ में डॉट डालने हैं। तो डॉट वाली चीजें आपकी आइटम्स होंगी, ABC वाली हमारे सब हेड होंगे, और जो 1 2 3 बॉक्सेस में होंगे वो हमारे मेजर हेड होंगे। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, रीवैल्यूएशन रिजर्व,
डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, शेयर्स ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट। सर ये हमें याद रख रहे हैं? जी हाँ, पेपर में क्वेश्चन आता है शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग बताओ उसका मेजर हेड और सब हेड। उसका मेजर हेड होता है शेयर होल्डर फंड, सब हेड होता है रिजर्व एंड सरप्लस। लिख लिया ये सारा? लेस करो इसमें से, लेस प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और बताना मुझे एक आध, एडवर्टीजमेंट या डेफर्ड रेवेन्यू। ठीक है, लिखो एडवर्टीजमेंट या ब्रैकेट में एक और लिख देना डेफर्ड रेवेन्यू। मेरे पास स्पेस नहीं है, आप 3 लिख लेना। डेफर्ड, एक सेकंड, नहीं लिखने, काटो 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 काटो, सिर्फ पी एंड एल डेबिट बैलेंस आएगा बस, सिर्फ पी एंड एल डेबिट बैलेंस। एडवर्टीजमेंट डेफर्ड रेवेन्यू को कट करना है, उसका मेजर हेड या सब हेड कुछ अलग है तो उसको वहीं पे लिखना है। इस चैप्टर में आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते, जो चीज है वहीं पे लिखनी है। तो आपके 2 सब हेड हो गए, आगे लिखो। मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, ये है मेरा थर्ड सब हेड, मतलब थर्ड सब हेड करने के बाद मेरा पहला मेजर हेड कंप्लीट हो जाएगा। पहले मेजर हेड के अंदर 3 सब हेड थे। मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, उसके बाद है सेकंड मेजर हेड, उसके बाद है सेकंड मेजर हेड। सर ये भी बना ले साथ? हाँ, सेकंड तक बना के रुक जाना है आप लोगों ने। सेकंड मेजर हेड बन गया, नंबरिंग याद रख लेना। पॉइंट नंबर 2, लाइबिलिटी साइड बनेगी फिर छुट्टी, एसेट साइड घर से, वो ज्यादा बड़ी नहीं है। सेकंड मेजर हेड तक बना के रुक जाओ। पहला नोट्स टू अकाउंट था, दूसरा करंट ईयर की अमाउंट थी, फिर प्रीवियस ईयर की अमाउंट थी। जिसको ऊपर से फॉर्मेट भूल गए हो तो ये देख ले। पर्टिकुलर नोट नंबर 2022 की अमाउंट, सॉरी 2023 की, फिर 2022 की, करंट ईयर की और प्रीवियस ईयर की। हो गई जी, सेकंड मेजर हेड तक हो गया। इधर देखो, अब मैं आपको एक समरी वाली बैलेंस शीट दिखा रहा हूं, इधर स्क्रीन पे देखना। ये समरी बैलेंस शीट है जो आपको अपनी बुक के पेज नंबर 3 में मिल जाएगी। ठीक है, जो मैं आपको बनवा रहा हूँ पूरी डिटेल्ड बनवा रहा हूँ, बुक में पूरी डिटेल्ड बनी नहीं हुई। बुक में जो हम बैलेंस शीट अभी 4 या 5 पेजेस की बनाएंगे ना, बुक में उसी चीज को 16-17 पेजेस में कन्वर्ट किया हुआ है। तो अगर आप लोगों को ये लग रहा है ना कि सर 5 पेजेस की बैलेंस शीट बनवा रहे हैं तो अत्याचार कर रहे हैं, तो जिसको पसंद नहीं आएगा बुक में से कर लेना। वही 5 पेज 18 पेजेस के बराबर है, क्योंकि बुक वालों ने ना फुल फ्लैज बैलेंस शीट बनाई ही नहीं, और क्वेश्चन पेपर में फुल फ्लैज बैलेंस शीट के बीच में से पूछा जाता है। उन्होंने ज्यादा डिटेल देके मीनिंग करके 18-20 पेजेस में बैलेंस शीट बनाई है, हमने बना रहे हैं सिर्फ 5 पेजेस में। कंपनी ने सबसे पहले एक समरी बैलेंस शीट दे दी है। तो ये देखो, सबसे पहले दिया हुआ है इक्विटी एंड लाइबिलिटी। इक्विटी एंड लाइबिलिटी को मैं बोलता था साइड। अब ये फर्स्ट मेजर हेड क्या है? शेयर होल्डर फंड। तो ये मेरा फर्स्ट मेजर हेड है। मेजर हेड के अंदर फिर 3 सब हेड हैं। 3 सब हेड देखो आप लोगों ने भी यही लिखे हैं। फर्स्ट सब हेड था शेयर कैपिटल, उसके अंदर आइटम्स थी। सेकंड सब हेड था मेरे पास रिजर्व एंड सरप्लस, उसके अंदर आइटम्स थी। थर्ड सब हेड है मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, उसके अंदर कोई आइटम ही नहीं है। सर अब आया ना मजा। पहले मेजर हेड के अंदर कितने सब हेड हैं? ओए जोश नहीं सारे। पहला, दूसरा रिजर्व एंड सरप्लस, तीसरा मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। पहला मेजर हेड का नाम है शेयर होल्डर फंड,
फर्स्ट मेजर हेड का नेम, फर्स्ट मेजर हेड का नेम, फर्स्ट मेजर हेड का नेम। उसके अंदर कितने सब हेड हैं? पहला शेयर कैपिटल, दूसरा रिजर्व एंड सरप्लस, तीसरा शेयर कैपिटल के अंदर कितनी आइटम्स हैं? दादाजी, पिताजी और 2 लायक और नालायक बेटे। ठीक है। उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर बहुत सारी आइटम्स, पी एंड एल अकाउंट, जर्नल रिजर्व, दिस इज दिस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। ये क्या है? फर्स्ट मेजर हेड का थर्ड सब हेड। ठीक बोला मैंने? फर्स्ट मेजर हेड का थर्ड सब हेड, इसके अंदर कोई आइटम ही नहीं है। बहुत मजा आया। अब सेकंड मेजर हेड शुरू करने वाला हूं। ये देखो, ये पॉइंट नंबर 1 दिया था, फर्स्ट मेजर हेड। सेकंड मेजर हेड का नेम पढ़ के सुनाना। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। ये सेकंड मेजर हेड है, इसके अंदर ना सब हेड है ना आइटम है। ऐसे ही याद करना है सर, ये बहुत बढ़िया हुआ। 2 मेजर हेड हमारे खत्म हो गए। अब मैं आपको मीनिंग बता रहा हूं, मीनिंग क्या क्या है इनके। सेकंड सब हेड में आ जाओ। सेकंड सब हेड में फर्स्ट मेजर हेड का सेकंड सब हेड, फर्स्ट मेजर हेड का सेकंड सब हेड। रिजर्व एंड सरप्लस का मतलब होता है हमारे प्रॉफिट या लॉस। ठीक है, उसके मीनिंग बता रहा हूं। जर्नल रिजर्व, कंपनी का बचा हुआ प्रॉफिट, चाहे आप उससे सैलरी बांट दो, चाहे आप उससे कोई एसेट खरीद लो, इसको बोलते हैं जर्नल रिजर्व। पी एंड एल अकाउंट, क्रेडिट बैलेंस, ये भी यही होता है, इस साल का प्रॉफिट। कैपिटल रिजर्व के ब्रैकेट में क्या लिखा है आपने? इसका मतलब होता है लॉन्ग टर्म प्रॉफिट। जैसे मेरे को एक चीज बताओ, मैं आपको हिंट देता हूं, 2 केसेस। मेरा मोबाइल बेचने का काम है, मतलब मोबाइल की मेरी दुकान है। ठीक है, तो मैं डेली मोबाइल बेचता हूं और हर मोबाइल में मतलब मुझे 100-200 रुपए बच जाते हैं। मेरा जो फर्नीचर था, काउंटर था, समझ गए ना, काउंटर फर्नीचर, 5-6 सालों के बाद वो खराब हो गया था। वो 10,000 का बिका, वो भी 12,000 का। अब मुझे बताओ, मोबाइल बेचने वाला प्रॉफिट या फर्नीचर बेचने वाला प्रॉफिट कैपिटल रिजर्व होगा? फर्नीचर। जो प्रॉफिट कभी कभार होता है ना, जिस चीज का आपका काम नहीं है फिर भी आपको बेचने पे प्रॉफिट हो गया, उसको बोलते हैं कैपिटल रिजर्व। ऐसा प्रॉफिट जो कभी कभार होता है। गुरकीरत खड़ा हो जा 3-4 मिनट के लिए। जो प्रॉफिट कभी कभार होता है उसको बोलते हैं कैपिटल नेचर का प्रॉफिट। जो प्रॉफिट रेगुलर होता है उसको बोलते हैं रेवेन्यू नेचर का प्रॉफिट। ठीक है, अगली आइटम सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम का मतलब होता है अगर कंपनी ने अपने शेयर्स महंगे बेचे, हमारे केसेस में क्या था, 10 वाला शेयर 10 में बेचा था ना। अडानी कंपनी ने शेयर निकाले थे, 1 रुपए वाला शेयर जो मैंने खरीदा था ना, जो मैंने शेयर खरीदा था 370 में खरीदा था, 1 रुपए वाला शेयर, तो कंपनी का 369 सिक्योरिटी प्रीमियम था। मतलब आप सोच रहे हो, कंपनी रिलायंस कंपनी ने शेयर निकाला था एक दिन, 10 रुपए वाला शेयर निकाला था 980 रुपए में, कितने का प्रॉफिट हो गया? 10 वाला शेयर 980 में बेचा तो 970 रुपए को बोला जाता है सिक्योरिटी प्रीमियम। आप इसकी परसेंटेज भी नहीं कैलकुलेट कर पाओगे। 10 वाला शेयर अगर मैंने 20 में बेचा तो मतलब 100% प्रॉफिट हो गया ना। 10 रुपए का शेयर है, उसका 100% क्या होता है? 10 रुपए। तो 100% प्रॉफिट होता है, मतलब डबल पे बेचा। तो सोचो अगर 10 वाला शेयर 970 में बेचा था कंपनी ने, रिलायंस ने, कितने परसेंट होगा? आप लोग निकाल भी नहीं पाओगे। हो सकता है 97,000% प्रॉफिट हो, बिल्कुल। ठीक है जी, उसको बोलते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम। तो कंपनी के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? तो इसको बोला जाता है सिक्योरिटी प्रीमियम। प्रीमियम मतलब महंगा, सिक्योरिटी मतलब शेयर्स। शेयर्स को महंगा बेच के जो प्रॉफिट कमा लिया उसको बोला जाता है सिक्योरिटी प्रीमियम। अगला है कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। रिडम्पशन का मतलब होता है जो शेयर हमने पब्लिक को बेचे हैं, कभी ना कभी पब्लिक हमें भी तो वापस बेच के अपने पैसे ले जाएगी अगर लेने हो। तो अगर उस टाइम पे भी मुझे प्रॉफिट हुआ हो तो उसको बोलते हैं कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। कैपिटल को रिडीम कर दिया, रिडीम मतलब रिफंड कर दिया। मैंने पब्लिक को शेयर बेचे, पब्लिक ने 10 साल बाद बोला या 5 साल बाद या 2 साल बाद, बस यार आप अपने शेयर रख लो, हमें हमारे पैसे दे दो। तो कंपनी ने 10 वाले शेयर के बदले में 8 रुपए दे दिए, कंपनी को फायदा हो गया ना। तो इसको बोला जाता है कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। रिडम्पशन मतलब वापस करना, रिफंड करना, उसके ऊपर भी प्रॉफिट हो गया। ऐसे ही एक होता है रिवैल्यूएशन रिजर्व। आप लोगों ने, बैठ जाओ, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट लायबिलिटी कहां पे सीखा था? किस किस चैप्टर में? रिटायरमेंट, डेथ में, एडमिशन में। तो वहां पे रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हो रहा था ना, ये वो चीज है रिवैल्यूएशन रिजर्व। बस वहां पे प्रॉफिट बोलते थे, यहाँ पे रिजर्व बोल रहे हैं अगर इन्होंने अपनी एसेट लायबिलिटी की मार्केट वैल्यू कैलकुलेट की। डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। डिबेंचर का मतलब होता है लोन लेना पब्लिक से। जैसे हमने शेयर बेच के लोन लेते हैं, वो लेते हैं ना पैसे, इधर सीख लो, समझ नहीं आएगा। डिबेंचर का मतलब लिख लेना लोन फ्रॉम पब्लिक। डिबेंचर का मतलब लिख लेना लोन फ्रॉम पब्लिक। तो डिबेंचर और कुछ नहीं होता, ये लोन होता है। डिबेंचर और कुछ नहीं होता, लोन होता है। तो अगर आपने लोन वापस कर दिया
बदले में आपको कम पैसे देने पड़े, तो वो हो गया डिबेंचर रिडम्पशन। रिडम्पशन मतलब वापस करना, लोन वापस कर रहे हो, आपने लोन लिया था 10 लाख का, वापस आपको 2-3 हजार रुपए कम करने पड़े किसी भी चीज से, तो वो आपका प्रॉफिट हो गया, तो उसको बोला जाता है डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। ये आप लोगों ने ऐसे ही याद रखना है। शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट ये बाद में सिखाऊंगा। फिर ये सारे मैंने प्रॉफिट्स कर लिए, तो जो भी लॉस होगा उसमें से माइनस कर देना, इसको लिखो e की पावर 4/5। सिर्फ यही पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, हाउ विल यू रिकॉर्ड द डेबिट बैलेंस ऑफ पी एंड एल अकाउंट। तो आंसर बनता है वी विल डिडक्ट द अमाउंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट फ्रॉम ऑल अदर रिजर्व्स। तो ये अभी सारे मैं रिजर्व लिख रहा था, सारे प्रॉफिट्स, तो मेरे सारे प्रॉफिट्स का जो टोटल बनेगा उसमें से ये लॉस माइनस करके लिख दूंगा। पहले इसकी ट्रीटमेंट ना अलग होती थी, इसको एसेट साइड दिखाया जाता था। देखो प्रॉफिट लाइबिलिटी साइड हम लिख रहे हैं ना, जो लॉसेस होते हैं एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, वो एसेट साइड आ रहा होता है। बैलेंस शीट वाले चैप्टर याद करो, पार्टनरशिप वाले। तो लॉसेस आते हैं एसेट साइड, प्रॉफिट्स आते हैं लाइबिलिटी साइड। इस वाले पैटर्न में चेंज हो गया, कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस को, यानी कि ये वाले लॉस को एसेट साइड नहीं दिखाना, सारे प्रॉफिट में से माइनस करके दिखा देना ताकि नेट प्रॉफिट बच जाए। पेपर में 3-4 बार ये क्वेश्चन आ चुका है, हाउ विल यू शो द लॉस ऑफ पी एंड एल अकाउंट इन बैलेंस शीट। तो इसका आंसर निकलता है, 1 लाइन या 2 लाइन में आंसर देना पड़ता है कि पी एंड एल अकाउंट डेबिट बैलेंस विल बी डिडक्टेड फ्रॉम ऑल अदर रिजर्व्स। ये याद रह जाएगा, e की पावर 4/5। मैं आपको आपकी बुक में दिखा दूंगा कितनी बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, सिर्फ यही वाला लेस वाला एक बार अपने मन में समाओ। याद हो गया? 2 बार तो बोल चुके, लबुदे जागते रहो ना। किसी को याद है? अभी मैंने क्या 2-3 बार तो बोल दिया है। हाउ विल यू रिकॉर्ड द डेबिट बैलेंस ऑफ पी एंड एल अकाउंट। आंसर क्या बनेगा इसका, बोलना एक बार। बाय डिडक्टिंग फ्रॉम द ऑल अदर प्रॉफिट्स या रिजर्व्स इन द बैलेंस शीट अंडर द हेड रिजर्व एंड सरप्लस। ऐसे लिख देना, अंडर द हेड रिजर्व एंड सरप्लस, मेजर हेड शेयर होल्डर फंड। उसके बाद है सी सब हेड मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। ये थर्ड सब हेड है फर्स्ट मेजर हेड का। फर्स्ट मेजर हेड में कितने सब हेड थे मैं तो भूल गया, कौन कौन सा? पहला, दूसरा, तीसरा। मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, मनी रिसीव्ड, मनी रिसीव्ड, मनी रिसीव्ड। मनी रिसीव्ड को हिंदी में बोलना पैसा मिलना। अगेंस्ट शेयर वारंट, फिर से खड़ा हो जा भाई 5 मिनट। मनी रिसीव्ड, मनी रिसीव्ड की हिंदी, मनी रिसीव्ड की हिंदी अगेंस्ट शेयर वारंट। अब मेरे को शेयर वारंट का मतलब पता होना चाहिए ना। शेयर वारंट ऐसे समझ लो आप, मैं आपको एग्जांपल के लिए लिखवा देता हूं। गिरवी रखना, गिरवी रखना। कंपनी ने ना अपना एक किसी से, कंपनी ने अपना शेयर सर्टिफिकेट रख दिया, जैसे मनन के पास। मैंने मनन के पास ना शेयर सर्टिफिकेट रख दिया, मैंने कहा मैं आपको शेयर्स नहीं बेच रहा लेकिन फिर भी मुझे पैसे दे दो। तो मनन कहेगा या तो फिर मुझे कंपनी के शेयर्स दो ना, तभी मैं आपको पैसे दूंगा। मैंने कहा एक काम करते हैं, अभी मुझे ना 6 मंथ के लिए पैसा चाहिए। मेरे ना कुछ शेयर होल्डर्स मेरे को तंग कर रहे हैं। कौन से शेयर होल्डर मुझे तंग करते हैं? ऊपर लिखवाया था दादाजी पिताजी वाले में, नलायक बेटा, सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड वाले मेरे को तंग कर रहे हैं। तो मैंने मनन को बोला मेरे ना कुछ शेयर होल्डर मेरे को तंग कर रहे हैं। कितने थे वो? 40,000 वाले ना। तो मैंने मनन को कहा मेरे को एक अच्छे शेयर होल्डर चाहिए जो तंग ना करें, लेकिन मेरे पास अभी और शेयर्स नहीं है। तो मैंने मनन को एक लिखत में ना एक शेयर सर्टिफिकेट जैसा कोई एक और स्लिप दे दी कि मैं कल को ना इनसे शेयर्स वापस ले लूंगा, आपको दे दूंगा। अगर इन्होंने ना दिए ना फिर भी मैं आपको आपके पैसे वापस कर दूंगा, अभी के लिए मेरे को पैसे दे दो। तो मैंने एक गारंटी लिखवा ली किसी कागज पे। वो गारंटी कौन लिख रही है? कंपनी। पैसे लिए जा रहे हैं किससे? उसी शेयर होल्डर वाले से। तो इसको बोला जाता है शेयर वारंट। शेयर वारंट को रखेगा कौन? जिसने पैसे दिए। कल को 6 महीने के बाद या तो मैं, कल को 6 महीने के बाद या तो मैं, मेरी 2 लाइबिलिटीज है सिमरन, इधर मेरी 2 लाइबिलिटीज है, या तो 6 महीने के बाद मैं मनन को उसके पैसे वापस दे दूंगा और अपना शेयर वारंट वापस ले लूंगा, या फिर उसको शेयर्स दे दूंगा। जो नलायक शेयर होल्डर मेरे को तंग कर रहे थे उनसे लेके मनन को दे दूंगा। मनन को भी यही चाहिए था, या तो मुझे शेयर सर्टिफिकेट दो। शेयर सर्टिफिकेट का मतलब होता है हमने जिसको सच में शेयर बेचे हैं, नहीं तो मुझे मेरे पैसे वापस कर देना। इसलिए मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट लाइबिलिटी साइड आ रही है। लाइबिलिटी साइड क्यों आ रही है बताओ? क्योंकि कंपनी ने इसी वाले पैसे वापस करने हैं 6 महीने के बाद। तो जो पैसे हमने वापस करने हैं दैट इज अवर लाइबिलिटी। चीज समझ में आ गई? फर्स्ट मेजर हेड खत्म हो गया, बैठ जाओ। सेकंड मेजर हेड शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। वर्ड याद करो, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। शेयर एप्लीकेशन मनी
ऊपर वाले सब हेड का नाम क्या था? मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। तो ये दो नाम पहले याद करो, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। सेकंड मेजर हेड है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। पहले ये दोनों नाम याद करो। थर्ड सब हेड का नाम, थर्ड सब हेड का नेम मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, मतलब हमने गिरवी ले लिए है ना, शेयर्स एक तरह से गिरवी रख लिए और बाद में पैसे दे देंगे। अगला है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, कंपनी अपने शेयर्स इशू करना चाहती है, ठीक है। कंपनी क्या करना चाहती है? अपने शेयर्स इशू करना चाहती है। पहले ना, सबसे पहले हम अनाउंसमेंट कर देते हैं ऑनलाइन या न्यूज़पेपर में, या अपने बैंकों को बोल देते हैं कि आगे वायरल करना शुरू कर दो कि इस कंपनी के शेयर आ रहे हैं। जो बंदा खरीदना चाहता है ना, एक एप्लीकेशन फॉर्म भर देगा, एक एप्लीकेशन फॉर्म भर देगा, उसमें लिख देगा कि मेरे को 10 शेयर खरीदने हैं, मेरा नेम है ये, ठीक है, मेरी एज ये है, मतलब अपनी नॉर्मल डिटेल, एक शेयर इतने का है। वो फॉर्म भरने के बाद, जैसे 10 रुपए का शेयर है ना, कंपनी कहती है 2 रुपए पहले एडवांस दे के जाओ। जब आप अप्लाई करने वाले हो ना शेयर्स, तो अप्लाई करने के साथ कंपनी ये इन्फॉर्म करती है कि एप्लीकेशन मनी भी दे जाना। अब मेरे को 10 शेयर लेने हैं, कंपनी कह रही है 2 रुपए पहले एडवांस बुकिंग करवा के जाना, तभी हम आपके ऊपर विश्वास करेंगे ना, वरना हंसी मजाक वाले आप करके चले जाओगे। तो जितने शेयर्स आपको चाहिए उतने अप्लाई कर दो। अप्लाई को बोलते हैं एप्लीकेशन भरना। एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर आप लोगों ने भरा 10 शेयर्स, एडवांस मनी थी 2 रुपए। एडवांस मतलब जब आप अप्लाई करने आए हो, उसको बोला जाता है एप्लीकेशन मनी। तो एप्लीकेशन के टोटल कितने पैसे हो गए फिर? 20 रुपए। अगर मेरे को 10 शेयर खरीदने हैं, 2 रुपए का मेरे को एडवांस देना है एप्लीकेशन मनी, तो टोटल कितने पैसे हो गए? 20 रुपए। अब जैसे जब अडानी कंपनी के शेयर्स थे ना, जब ये वाली अडानी कंपनी की इंफॉर्मेशन आई, तो मैंने टोटल 65 शेयर अप्लाई किए थे, 65, क्योंकि कंपनी के मिनिमम शेयर्स अप्लाई करने की लिमिट थी 65। तो मैंने एक लोट अप्लाई किया था 65 शेयर्स का। मेरे छोटे भाई ने भी अप्लाई किया था एक लोट 65 शेयर्स का। मुझे शेयर्स मिल गए थे, उसको शेयर नहीं मिले थे। कंपनी के पास समझ लो ये 20 रुपए ए ने दिए, ऐसे ही बी ने भी 10 शेयर खरीदे, कंपनी ने कंपनी को 20 रुपए दे दिए। कंपनी के पास टोटल कितने पैसे पहुंच गए होंगे? 40 रुपए। कंपनी ने ए को तो शेयर्स अलॉट कर दिए, देने का मतलब होता है अलॉट कर देना, बी को अलॉट नहीं किए। पहले तो ये कहानी समझ में आ गई। सेम यही केस हुआ था मेरे और मेरे ब्रदर के साथ। जब मैं अडानी कंपनी के शेयर खरीद रहा था, मुझे मिल गए थे, मेरे ब्रदर को नहीं मिले थे। लेकिन जब हम शेयर अप्लाई कर रहे थे ना, आजकल सब कुछ ऑनलाइन ही होता है, ग्रो ऐप, जीरोधा, अपस्टॉक्स, बड़ी सारी एप्स है, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट वाली। तो मुझे भी पहले 65 शेयर के बदले में जितने का भी एक था, वो सारे पैसे भरने पड़े थे। तो टोटल 14-15 हजार रुपए के थे वो। मेरे ब्रदर ने भी भरे थे। मुझे तो शेयर्स मिल गए थे, शेयर सर्टिफिकेट भी मिल गया था। क्या कंपनी मुझे मेरे पैसे वापस करेगी? लेकिन जो मेरे ब्रदर को शेयर्स अलॉट नहीं हुए थे ना, सारा फ्लो खराब कर रहे हो। तो जब मेरे क्या बोल रहा था? जब शेयर्स, सारा मोमेंटम ही खराब कर देता है, इसको बैग पैक करने की। तो कंपनी या तो शेयर अलॉट कर देगी या शेयर अलॉट नहीं करेगी, ठीक है। कंपनी सर किसको शेयर अलॉट करती है? फीफो मेथड चलता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जिसने सबसे पहले अप्लाई किए होंगे, आजकल तो ऑनलाइन का जमाना है, तो जब मैंने ऑनलाइन पेमेंट कर दी होगी, अप्लाई कर दिया होगा, कंप्यूटर में नाम आ जाता है, कंपनी चेक थोड़ी करती है किसने पहले किया। ऑलरेडी सारा कुछ सॉफ्टवेयर में फीडेड होता है ना, डेज के हिसाब से। मतलब मेरे ब्रदर ने बाद में अप्लाई किए होंगे, उसको नहीं मिले। कंपनी ने फिर वो वाले बी को जैसे 40 रुपए वापस करने हैं ना, तो कंपनी की ये लाइबिलिटी है। क्योंकि जब कंपनी ने एप्लीकेशन मनी सबसे ले ली, कंपनी ने एप्लीकेशन मनी ले ली, उसकी डेट रखी हुई थी 10 जनवरी। कंपनी ने बोला 10 जनवरी तक जिसने अप्लाई करना है कर लेना, 15 जनवरी को हम बता देंगे किसको शेयर अलॉट हुए, किसको नहीं हुए। तो सोच के देखो 10 जनवरी तक सबके पैसे कंपनी के पास पहुंच चुके हैं कि नहीं? जिसने अप्लाई करने थे। क्या कोई बंदा 11 तारीख को अप्लाई कर सकता है? ऑनलाइन है, ऑनलाइन तो खुलेगा ही नहीं पोर्टल। आजकल तो ऑनलाइन का जमाना है ना, तो ऑनलाइन तो वेबसाइट ही बंद हो चुकी होगी। 10 तारीख तक सारे शेयर्स अप्लाई हो गए, जिसने भी करने थे। अप्लाई करने वाले आ गए 5000 शेयर्स, कंपनी के पास खुद थे 3000 शेयर्स। कंपनी के पास पैसे आ गए 5000 के बदले में, क्योंकि कंपनी अगर अच्छी है ना, तो इसको बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन, खरीदने वाले ज्यादा आ गए।
लेकिन कंपनी के पास प्रोडक्ट तो 3000 है, 3000 चिप्स के पैकेट है, ऑर्डर 5000 के आ गए, किसको दोगे पहले? पार्शियलिटी नहीं है, रेट वही का वही है सभी के लिए, तो जो पहले आएगा उसको ही दोगे ना। तो 3000 को शेयर दे दिए, 2000। अब कंपनी के हिसाब से सोचो, कंपनी को 10 जनवरी तक सभी के पैसे आ चुके हैं 5000 के, जिसमें से कंपनी को पता है 3000 को हम शेयर दे देंगे, 2000 को उसके पैसे वापस कर देंगे ना। तो कंपनी के लिए फिर ये लाइबिलिटी ना हुई। 5 दिन के बाद जब हमें सच में पता चल जाएगा किसको शेयर देने हैं किसको नहीं देने, तो जिसको नहीं देने उसका क्या करेंगे? उसको पैसे वापस करेंगे ना। तो पैसे वापस करना एसेट हुई या लाइबिलिटी हुई? इसलिए देखो लाइबिलिटी साइड आपका सेकंड मेजर हेड यही तो है, शेयर एप्लीकेशन मनी। एप्लीकेशन मनी किसने दी होगी? जिसने शेयर अप्लाई किए होंगे। पेंडिंग अलॉटमेंट का मतलब अभी उसकी अलॉटमेंट पेंडिंग है, क्योंकि अभी 5 दिन का प्रोसेस है, जिसको अभी हमने अलॉट किए हैं नहीं किए अभी पता नहीं है। पता नहीं को इंग्लिश में बोला जाता है पेंडिंग। तो ये इसका लॉजिक है। बच्चे पता क्या करते हैं, सर सेकंड सब हेड सेकंड मेजर हेड बताओ, अरे वो शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। सर इसका डिफरेंस दोस्तों से पूछना, इसका मीनिंग बताना, मीनिंग क्या है? यार मीनिंग क्या, छोटा सा है, याद कर लो। 80% जनता आपको यही मिलेगी, भाई याद कर लो यार, बस एप्लीकेशन मनी के ना पैसे हैं, अलॉटमेंट नहीं हुई। इससे लॉजिक पूछना, ये लॉजिक है। आपको समझ में आया? जिनके पैसे कंपनी के पास फालतू आ गए, कंपनी सबको शेयर नहीं दे सकती, किसी किसी को पैसे वापस करने पड़ेंगे, तो कंपनी की लाइबिलिटी हुई ना। तभी तो वो लाइबिलिटी साइड पे आ रहा है। नाम क्या पड़ा? शेयर एप्लीकेशन मनी। कौन सी शेयर एप्लीकेशन मनी थी? ये जो 20-20 रुपए थे। पेंडिंग अलॉटमेंट, पेंडिंग अलॉटमेंट अभी पता नहीं है कि हमने उसको शेयर अलॉट किए कि नहीं किए। जिसको नहीं करेंगे उसको पैसे वापस कर देंगे। जल्दी से एक बार के लिए रिवाइज करते हैं। 2 मेजर हेड हो गए। पहला मेजर हेड शेयर होल्डर फंड, दूसरा मेजर हेड शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। पहला मेजर हेड शेयर होल्डर फंड, दूसरा मेजर हेड शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। पहले मेजर हेड के अंदर 3 सब हेड, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। ब्रैकेट में लिख लेना मनन वाली एग्जांपल। सर ने मनन से 6 महीने के लिए पैसे उधार लिए थे, या तो उसको 6 महीने बाद शेयर्स दे देना, नहीं तो उसके पैसे दे देना। तो पैसे देने पड़ेंगे ना। दैट्स व्हाई इट इज रिकॉर्डिंग इन द लायबिलिटी साइड। सो सिंपल। सारे लॉजिक्स हैं, एक एक आइटम के लॉजिक है। चलो बाकी करेंगे कल।